हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन। तो दोस्तों, आ रहा है यूपी टेट और उसके तुरंत बाद आने वाली हैं कुछ वैकेंसीज़। लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसीज़ आने वाली हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों, इसकी तैयारी में आप लोग जुट जाइए, हम आपके साथ हैं। हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या चाहे ईवीएस हो, इनसे संबंधित आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी इस यूपी टेट स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स लगातार मिलते रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने वर्णमाला हिंदी जो विषय है आपका, जिसमें 30 नंबर का आता है, तो उसमें मैंने आपको वर्णमाला से संबंधित सारी जानकारी दी थी। तो आइए आज हम उसी से संबंधित एक टेस्ट रखते हैं, और ताकि आप लोगों को अपनी नॉलेज का पता चलता रहे और साथ ही ये भी पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर है आपके ऑप्शंस हैं ए शब्द, बी है व्यंजन, और सी है स्वर, और डी है वर्ण। तो दोस्तों, सबसे पहले ही आपको यही बात बताई गई थी कि सबसे जो छोटी इकाई है वो है आपकी वर्ण, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के आंसर आपको वर्णमाला का पूरा अध्ययन करने के बाद मिल जाएंगे। तो वर्णमाला क्या होती है? देखिए, आप हम जानते हैं कि वर्णमाला सभी अक्षरों का एक समूह है, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के अक्षर होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपके लिए शब्द के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, या शब्द की गणना को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपका आंसर होगा डी, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि जब तक वो व्यवस्थित नहीं होगा तब तक उसका आंसर आपको, जब तक वो व्यवस्थित नहीं होगा उसे हम वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन है। कुछ ऑप्शन आपको देखिए, निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कंठय ध्वनियाँ, तो इसके लिए आपको जो चार्ट दिया गया था उसमें से आपको यदि याद हो तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिल सकता है। तो कैक है ऑप्शन ए, यर है, और सी ऑप्शन है च और जय, और डी ऑप्शन है आपका ट और ण। तो इसमें से आपका सही उत्तर है कंठय ध्वनियाँ हैं कै और खे, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू क्यों बोल रहा, तू क्यों बोल रहा, उससे किसने कहा बोलने के लिए? तो अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन आप इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, जो हमारा ड वर्ग वाला होता है वो होता है। तो गे और ध, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जय और झ, सी ऑप्शन है, ड और ढ, और डी ऑप्शन है आपका ए और एफ, ए और फे, सॉरी। तो स्थान के आधार पर आपने बताना है कि निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो यदि हम तालिका का अध्ययन करते हैं तो वहाँ से हमें इसका ऑप्शन मिल जाता है। मूर्धन्य जो हमारे वर्ण हैं ये हैं ड और ढ, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ये भी बिल्कुल आपको वही जो आपका टेबल आपको दी हुई है वहाँ से आपको इसको मिल जाने वाला है। तो इसका ऑप्शन है ए और आ, बी ऑप्शन है कै और गे, सी ऑप्शन है ध और घ, और डी ऑप्शन है आपका फे और भय। तो इसमें से आपका अल्प प्राण, तो जब हम इसको जो टेबल हमने आपको दी हुई है वहाँ से देखते हैं तो हमारे जो अल्प प्राण वर्ण हैं वो हमको मिलते हैं, वो हैं हमारे कै और गे, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? देखिए, नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, ये हमारा जो टेबल हमने आपको बताई है इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वर्णमाला से संबंधित जो है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पांचवा जो व्यंजन है वो श,
न और गे और जय में से जो बी ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही है और यही हमारा नासिक्य व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और ए यानी कि ये छोटा ए और एक बड़ा ए यानी कि वर्णमाला जो होती है उसमें हमारे स्वर होते हैं, तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये नासिक्य कहलाते हैं या मूर्धन्य होते हैं, या सी ऑप्शन है आपका ये औष्ठ्य हैं, या डी ये आपके कंठ तालव्य हैं। तो ये कौन से वर्ण होंगे? तो यदि हम टेबल देखते हैं, आपको वर्णमाला के चैप्टर के बारे में बताया गया था, वहाँ से हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन है डी यानी कि ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण जो होते हैं हमारे दो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। तो एक तो जिसके ऊपर बिंदी होती है यानी कि ए के ऊपर अंक की बिंदी है वो है, और एक ए के बाद जो विसर्ग लगा हुआ होता है उसे हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए बी सी डी और में से डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन के बारे में आपको बताया गया था कि ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें डबल वर्ण आता है, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। जैसे कि पुनः देखिए, पुनः में ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिसमें वर्ण नहीं है जिसमें किसी प्रकार का आधा या पूरा हो। इलाहाबाद में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन दिल्ली में आप दिल्ली को देखिए तो दिल्ली में एक आपका आधा लय भी आ रहा है और एक पूरा लय भी आ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दिल्ली यानी कि ऑप्शन सी। द्वित्व व्यंजन से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, तो आप लोग भी ध्यान रखें थोड़ा सा। शय, शय, से और है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो ये हम देख रहे हैं कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जो ऊष्म व्यंजन होते हैं यानी कि गर्मी के प्रकार से निकलते हैं, तो इनको हम ऐसे व्यंजन कहलाते हैं। तो ये प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, इन चारों ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन है वो है सी, जिसका उत्तर होगा संघर्षी। इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी यूपी टेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। वर्णमाला में से कई नंबर का प्रश्न है, 2 या 3 नंबर के प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखे गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो एक तो आपका ऑप्शन है ए ख और ग है, और बी आपका ऑप्शन है ऊ और ऊ, और ए और डी ऑप्शन है आपका श और से। तो दोस्तों ये जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ये जो क ख ग ज झ है, इनमें नीचे की तरफ एक बिंदी लगी हुई आती है, वो हमारी नवीन विकसित ध्वनि, हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये हमारी यूपी टेट स्पेशल क्लास है, इसमें आप अपने नोट्स यदि खुद बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहें और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण देखिए, आपको जो टेबल दी हुई है वहाँ से भी हम देखते हैं तो घोष या सघोष ये दोनों एक जैसे वर्ण होते हैं। ऑप्शन एक है बी च, सी मैं और डी है थ। इनमें से आपको बताना है, हमें बताना होगा कि घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण है इनमें से, जो हम सूची में देखते हैं उस टेबल में देखते हैं तो हमको मिलता है ऑप्शन सी, यानी कि मैं घोष वर्ण नहीं है बल्कि ये एक अघोष वर्ण है, क्योंकि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक घोष और एक सघोष, सघोष और अघोष। सघोष को घोष भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ण देखिए, निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि एक ऐसा वर्ण है जो अक्सर यूज में नहीं आता है, अमानक वर्ण है। इसको ऑप्शन ए ख है, और बी देखिए तो घ है, और सी ऑप्शन देखिए ये भ है,
और डी है ध। यानी कि अब हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो हमें ऐसा वर्ण कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं कि भय के साथ में एक पूंछ भी थोड़ा सा लगी हुई है, तो ये वर्ण एक अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो देखिए आप देख रहे हैं कि इन ध्वनियों के वर्णों के नीचे की तरफ एक बिंदी लगी हुई है, एक पॉइंट यानी कि फुल स्टॉप सा लगा हुआ है। तो ऐसे ध्वनियाँ हमारे यहाँ नहीं हैं, यानी कि संस्कृत और हिंदी में नहीं है। ये ना तो संस्कृत की हैं ना अंग्रेजी की हैं, तो ये आपकी हैं ऑप्शन बी अरबी और फारसी की हैं। तो वहाँ से ये वर्ण हमारे भारत में आए हैं और ये थोड़ा सा हम कह भी सकते हैं ये नई प्रचलित ध्वनियाँ भी कही जाती हैं या विकसित ध्वनियाँ भी कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? और ये कितनी है थोड़ा गलत लिख गया है, कोई बात नहीं। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वर्ण कितने हैं। देखिए वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन यदि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछा गया है तो 50, 51, 52, 53 ये कितने ही वर्ण होते हैं? तो टोटल मिलाकर के स्वर और वर्णों को यानी कि व्यंजनों को मिलाकर के टोटल 53 होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 53। ये क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये मूल स्वर है। बी ऑप्शन है आपका घोष वर्ण है ये। सी ये संयुक्त वर्ण है या डी तालव्य है। तो दोस्तों 4 अक्षर यानी कि 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे छ है, एक ज्ञ ज्ञानी होता है, एक त्रय होता है। तो ये कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कि संयुक्त हैं, यानी कि 2 अक्षरों को 2 वर्णों को मिला करके बनते हैं। तो जो हमारा क्षय बन रहा है ये हमारा क और श को मिला करके बनता है। तो ये ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए हिंदी का शब्दकोश की यदि हम बात करें तो सबसे पहले स्वर आएंगे, फिर उसके बाद व्यंजन आएंगे। तो इसमें क्षय का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, बी ऑप्शन है छ, सी है त्रय या डी है ज्ञ। तो इसमें हम देख रहे हैं तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए, यानी कि हिंदी शब्दकोश के क्षय का क्रम वो क वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यानी कि आपको भी बताया गया था कि एक संयुक्त वर्ण है और जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो 2 अक्षरों के 2 वर्ण के मिलाने से बनते हैं। जैसे कि जय और नय दिया हुआ है आपको, जय हलंत वाला है, इसमें नय दिया हुआ है। जय और ध और जय और य से बना हुआ है। तो इसमें से कौन सा ये जो वर्ण है ये संयोग से यानी कि 2 वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो वो है आपका ऑप्शन जय और नह से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं कि इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा होता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक घोष होता है उसी को हम सघोष भी बोल देते हैं और एक अघोष होता है। तो इन में से आपको कौन सा है? तो ए ऑप्शन है ए, बी जो है वो है जय और झ, और सी है और डी जो वर्ण है आपको ऑप्शन दिया हुआ वो है वर्ण से। इनमें से आपको अघोष वर्ण छांटना है। तो यदि हम इसमें से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन होता है से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान पूछा है तो हम आसानी के साथ इसको जो है टेबल को देखते हैं तो वहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मूर्धा है, बी ऑप्शन आपका कंठ है, तालु है और डी है ये दंत या दंतोष्ठ है। तो चारों में से आपका ऑप्शन है यहाँ पर कंठ। तो मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूँ कि आप टेबल को अच्छी प्रकार से स्टडी कर लें। उस टेबल के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, तो वहाँ से आप देख लेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा और वर्णमाला से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन देखिए आपको पहले बताया जा चुका है कि जो संयुक्त व्यंजन है हमारे पास 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं
तो उनमें से आपको इनको निकालना है। जो ये ढ आपको ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको देख रहे हैं कि हमने पहले भी देखा तो नहीं है, और बल्कि जो बी है वो ज्ञानी है, और सी ऑप्शन है आपका डे, और डी है डे जो नीचे बिंदी लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपको समझ गए होंगे गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिलेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार गलती हो जाती है कि आप उसको लगा आते हैं कि कौन सा है, ये सोच लेते हैं। तो तय, न है, द है और ट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो दंतय नहीं है, क्योंकि जो ट वर्ग वाले होते हैं वो दंतय नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर है ट। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का प्रश्न एग्जाम में यूपी टेट में देखा गया था एक बार। तो ऑप्शन है आपके पास ए अनुस्वार, बी है अयोगवाह, सी है अंतस्थ व्यंजन और डी है अकारांत। देखिए अनुस्वार अयोगवाह इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो एक तो ए होता है, ऊपर अंकी बिंदी लगी हुई है, और एक विसर्ग वाला होता है। अंतस्थ व्यंजन क्लियर है बिल्कुल कि ये रे ले और वे जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और डी ऑप्शन आपका है अकारांत, तो इसमें आपका सही उत्तर है वो है अकारांत वर्ण। कुछ थोड़ा सा लीक से हटके अलग सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो ऐसे के लिए इसके लिए आपको हमारा जो पिछला वाला वीडियो है जो वर्णमाला से संबंधित था वो हमने आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षय वर्ण किसके योग से बना हुआ है। देखिए जो ये संयुक्त व्यंजन है हम जानते हैं अच्छे प्रकार से क और घ से बना हुआ है, या क और च से मिलकर बना हुआ है, क और श से मिलकर बना हुआ है, क और च से या क प्लस छ से मिलकर बना है, या फिर डी ऑप्शन है क प्लस श से बना हुआ है। तो इसका पहला आपका आंसर है ऑप्शन ए, क प्लस श से मिलकर के ये हमारा ऑप्शन जो छ वर्ण है ये बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं, आप अच्छे प्रकार से याद रखिएगा इनको। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है। देखिए अब इस स्वरों की संख्या के बारे में भी कई प्रकार से मतभेद है। कुछ लोग इसको 12-11 भी मानते हैं, लेकिन यदि एग्ज़ाम में आता है इस प्रकार का प्रश्न तो आता क्या है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि 13। हिंदी में स्वरों की जो संख्या है, जो मूल स्वर हैं, कुल टोटल स्वर है वो है 13 यानी कि 13, तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इनमें से आपको जो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से एक ऐसा है जो कि स्वर नहीं होगा। तो हम देखते हैं, तो ए, उ, ए और ये न दिया हुआ है, तो ये तो न तो व्यंजनों का पंचमाक्षर है यानी कि 5वां अक्षर होता है, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी न। एक प्रकार के हम बोल देते हैं ना आणे खाली, तो उस प्रकार से ये बन जाता है। आपको बताया क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। देखिए ट वर्ग का कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा कि ट वर्ग का नहीं है ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका ठठेरा, बी है ढ, सी है आणे खाली यानी कि है, और डी है आपका घ। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो है आपका कि पूछा गया है कौन सा ट वर्ग का नहीं है, तो जो घ है वो हमारा इस वर्ग का वर्ण का नहीं है। तो हिंदी वर्णमाला में यदि व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो 32, 34 भी ऑप्शन है हमारे पास, और 33 भी है, 36 भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी यानी कि इसका सही ऑप्शन है वो है 33 यानी कि ऑप्शन सी। तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो व्यंजन है वो है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर, देखिए एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है ए है आ, बी है ई, सी ऑप्शन है जय और डी ऑप्शन है ढ। इन चारों में से जो पश्च स्वर है वो है ए, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह, सॉरी थोड़ा सा ये अयोगवाह है। तो आप देखें, ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन या डी अल्प प्राण।
तो महाप्राण, अल्प प्राण तो ये तो थोड़ा सा अलग प्रकार के ही होते हैं। तो अयोगवाह जो वर्ण हैं आपको बताए गए थे, जो एक तो अंकी बिंदी जो ऊपर लगती है ए के, वो ऑप्शन आपका ए यानी कि विसर्ग वाला जो होगा ये आपका अयोगवाह होता है, क्योंकि ए के ऊपर अंकी बिंदी लगती है और ए के पीछे यानी कि तरफ को विसर्ग, दो बिंदी लगाई जाती है, वो अयोगवाह होते हैं। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान, छह जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, वो है ऑप्शन ए दंतया, बी औष्ठया, सी तालव्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो छह ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका तालव्य। तो तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, तो उनकी भी आपको जो आप सूची देखते हैं तो वहाँ से अदर्स यानी कि सभी प्रकार के वर्णों को आप जब कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपसे पीछे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें पूछा गया था संयुक्त व्यंजन कौन सा है और ये किन किन अक्षरों से मिलाने से बनता है। इस बार आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्षय ये भी आपका एक संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन डी देखें गय ज्ञानी है, सी देखें त्रय है, बी देखें तो शय। जो शय है कि एक ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यही इसका आंसर है। तालव्य व्यंजन कौन से होंगे? देखिए तालव्य व्यंजन कि हम बिल्कुल सोचिए, हमें याद है तो हम आसानी से इसको आंसर लगा सकते हैं। ए बी सी डी में से पै फै बै भै, सी ऑप्शन है, तय थे दय ध, ये टे वर्ग का है, और जो च वर्ग के होते हैं वो तालव्य व्यंजन होते हैं। तो च, छ, जय और झय यानी कि ऑप्शन होगा ए, तालव्य व्यंजन होते हैं। सूची में से आप बिल्कुल इसको क्लियर कर सकते हैं, आपको टेबल दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रे, ले और वे ये किस वर्ग के व्यंजन हैं, यानी ये कौन से वर्ण वर्ग में आते हैं। देखिए ये, रे, ले, वे ये आपको जो टेबल है वहाँ तो उसमें तो क्योंकि 5 हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग हैं, वहाँ तो नहीं है ये। तो ये, रे, ले, वे ये तालव्य हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ व्यंजन है या औष्ठ्य व्यंजन है। तो ये कौन से व्यंजन होंगे, तो हम देखते हैं ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक का संबंध होता है। देखिए अनुनासिक ये शब्द पहले भी आपको मिला था, वहाँ से भी हमने देखा था। तो अनुनासिक का संबंध होता है, ऑप्शन ए है केवल नाक से, बी ऑप्शन है केवल मुंह से, सी ऑप्शन है नाक और मुंह से, और या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध यानी कि जो वो वर्ण होते हैं जो नाक और मुंह से मिला करके बोले जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नाक और मुंह से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। इसका सही उत्तर है सी, नाक और मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजनों की जब हम बात करते हैं तो वो आपको जो न यानी कि मुंह से ही बोले, नाक से बोले जाने वाले अक्षर जो है वो आणे खाली वाला जो आपको बताया गया था, आणे खाली जो होती है वो वहाँ पर हमारे जो होते हैं वर्ण वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि वर्ग के प्रथमाक्षर नहीं होते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर नहीं होते हैं और वर्ग के चतुर्थाक्षर नहीं होते हैं, बल्कि वे होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। यानी कि जो 5 वर्ग आपको दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक वर्ग का जो प्रत्येक 5वां अक्षर होता है वो होता है अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 8 है, 9 है, 11 है या 14 है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए दिया, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही ऑप्शन हम देंगे वो है 11। हिंदी वर्णमाला में
स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंठोत्थय ध्वनि का उदाहरण है। कंठोत्थय ध्वनि है, इनमें से आपको उनका उदाहरण देना है। ऑप्शन आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए और, बी ए छोटा ए है, मात्रा नहीं है, सी के और डी है तालव्य। तो कंठोत्थय ध्वनि का इनमें से आपको जो उदाहरण है वो है इसका ऑप्शन ए जो है और। तो कंठोत्थय ध्वनि का उदाहरण हमारे पास है वो है और। ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का यदि हम सही एक अनुक्रम लेते हैं तो इनमें से कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन ए है, पहले शब्द आता है, फिर ध्वनि, फिर वाक्य और फिर पद आता है। या ऑप्शन बी है, पहले शब्द होगा, फिर वाक्य होगी, फिर ध्वनि होगी, फिर पद होगा। ऑप्शन सी है आपका, पहले पद होगा, वाक्य होगा, ध्वनि होगी या शब्द होगा। और डी है, पहले ध्वनि होगी, ध्वनि से शब्द बनेगा, शब्द से पद बनेगा और पद से फिर आपका वाक्य या उपवाक्य का निर्माण होगा। तो इसका सही उत्तर है, आपने सही पहचाना, ऑप्शन है डी, यानी कि ध्वनि, शब्द होगा, उसके बाद फिर पद होगा, फिर उसके बाद वाक्य होगा। तो इस प्रकार से ये इसका सही अनुक्रम होगा। तो इसका सही आंसर है वो है डी, पहले ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, क्योंकि इसी प्रकार से इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। लय किस प्रकार की ध्वनि है। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन है पशिर्वक, बी ऑप्शन है उत्क्षिप्त, सी है प्रकंपित या डी है संघर्षहीन। तो इसका प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा वो है पाशर्विक, जो आंसर है ए, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ने हमारा वर्णमाला वाला जो वीडियो है वो देखा है तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना करके आप उसको अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से हिंदी में या ईवीएस में किसी भी प्रकार के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये र है, ऋषि वाला जो र होता है उसको वर्णमाला में स्थान दिया गया है स्वर में, व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन में या संयुक्त व्यंजन में। तो ए हम जो इसको स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमने देखा था कि इसको र को स्थान दिया गया था स्वर में, यानी कि जो 13 स्वर हैं कुल मिलाकर के उनमें से 2 स्वर थोड़ा सा अलग हैं, वैसे टोटल 11 हैं, लेकिन र को भी स्वर में ही स्थान दिया जाता है। हमारा ये ऑप्शन होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तो देखिए तालु से तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, जो हमारा च है, जय है, झ है या क है। तो इनमें से च छ जय झ आना खाली जो है वो हमारा च वर्ग का होता है, लेकिन जो क है ये हमारा क वर्ग का है और ये तालव्य व्यंजन नहीं है, इसलिए आपका यही ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो वर्णमाला से संबंधित आपकी एक प्रश्नोत्तरी है। इसमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियोस को। एक आपको यूपी टेट स्पेशल की क्लासेस होंगी, लगातार कंटिन्यू चलेंगी, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी और साथ ही आपको बताया जाएगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से कौन से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उनके नोट्स लगातार कंटिन्यू बनाते रहिएगा। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं और यदि चाहें तो हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसका नंबर हमने आपको वीडियो के लास्ट में दिया है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।